इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो एक पूरे देश की कहानी हमेशा के लिए बदल देते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के लिए बिल्कुल वैसा ही एक पल था। पर सवाल ये है कि इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आखिर कहते क्यों हैं? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। सोचिए, एक मामूली सी राइफल की गोली, उसमें भला इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है कि वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दे। पर सच यही है, यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने विद्रोह की आग को भड़का दिया था। इसकी वजह थी एक नया मिलिट्री ड्रिल। हुआ ये कि भारतीय सिपाहियों को एक नई राइफल दी गई और उसे लोड करने का तरीका कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब था। कारतूस को लोड करने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। अब सुनने में तो ये बहुत छोटा सा काम लगता है ना? लेकिन इसी एक छोटी सी हरकत के पीछे एक बहुत बड़ा विस्फोटक सच छिपा हुआ था। और फिर एक अफवाह फैली, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्डर को मानने या न मानने की बात नहीं रह गई थी। ये उनके धर्म, उनकी आस्था, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। लेकिन एक बात समझनी होगी, वो कारतूस, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो पता है दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और इस आग का ईंधन था वो आर्थिक शोषण, जो धीरे धीरे बिल्कुल दीमक की तरह पूरे देश को खोखला कर रहा था। इसको समझने के लिए पहले औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल का मतलब जानना जरूरी है। तो ये होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि हजारों मील दूर बैठा ब्रिटेन भारत की किस्मत का फैसला कर रहा था। और इसमें कोई शक नहीं कि हर फैसला सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए होता था, भारत के लिए नहीं। और इस कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो था राजस्व यानी टैक्स। अब देखिए, आमतौर पर टैक्स का मकसद होता है देश को चलाना, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भारत की दौलत को निचोड़ने का और ब्रिटेन भेजने का एक पूरा सिस्टम बना दिया था। इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग सिस्टम्स बनाए: जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब नाम तो इनके अलग अलग थे, लेकिन मकसद सबका एक ही था, किसानों से ज्यादा लगान वसूलना। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फसल हुई है या नहीं, सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है, लगान तो देना ही पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी किसान बस कर्ज के बोझ तले दबता ही चला गया। और ये जो शोषण था ना, ये सिर्फ किसानों तक ही नहीं था। मजदूरों को बस नाम मात्र की मजदूरी दी जाती थी। जो हमारे कारीगर थे, उनका हुनर दम तोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि भारतीय उद्योगों को जानबूझकर खत्म किया जा रहा था। भारत का कच्चा माल सस्ते में इंग्लैंड जाता और वहां से बना महंगा सामान वापस भारत में भी ही बेचा जाता। ये एक सोची समझी एक तरफा लूट थी। तो ये तो हुई आर्थिक शोषण की बात। अब जरा ये देखते हैं कि जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे पूरे भारत की शासक कैसे बन बैठी। ये कोई अचानक नहीं हुआ था। ये बदलाव रातों रात नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। देखिए, कहानी शुरू हुई थी 1600 में। तब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसाले और चाय का व्यापार करने आई थी। लेकिन फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, 1764 में बक्सर की लड़ाई, और इन लड़ाइयों के बाद वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो बन गए किंगमेकर। और 1856 में जब उन्होंने अवध पर कब्जा किया, तो उनके इरादे बिल्कुल साफ हो गए। उनका लक्ष्य अब व्यापार नहीं था, बल्कि पूरे भारत पर राज करना था। कब्जा करने के लिए उन्होंने कई तरह की नीतियां बनाई और उनमें से एक बहुत कुख्यात थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता था तो उसका राजपाट सीधा कंपनी के हाथ में चला जाता था। जाहिर है ये भारतीय शासकों के लिए बहुत बहुत अपमानजनक था। तो मतलब बात सिर्फ आम आदमी की नहीं थी। भारत के जो राजा थे, नवाब थे, शासक थे, वो भी अपनी सत्ता, अपना सम्मान, अपना राजपाट सब कुछ खो रहे थे। उनसे सब कुछ छीना जा रहा था और हालत ये थी कि उनके ही देश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। और बस यहीं पर कहानी घूमकर वापस उसी कारतूस पर आ जाती है। देखिए, सालों का आर्थिक शोषण, राजनीतिक अपमान, ये सब ईंधन की तरह जमा हो चुका था और उस चर्बी वाले कारतूस ने बस उस चिंगारी का काम किया। तो कुल मिलाकर इस विद्रोह के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, 4 बड़ी वजहें थी।
राजनीतिक कब्जा, आर्थिक लूट, सामाजिक और धार्मिक अपमान और सेना के अंदर का गुस्सा। और जब ये चारों चीजें एक साथ मिलीं, तो एक महाविद्रोह का जन्म हुआ। और फिर वो दिन आ ही गया, 10 मई 1857। मेरठ में सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब उनके साथ जबरदस्ती की गई तो बस सब्र का बांध टूट गया। सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका और सीधा दिल्ली की ओर चल पड़े। ये विद्रोह सिर्फ मेरठ तक ही नहीं रुका, देखते ही देखते ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल। ऐसे कई बड़े नेताओं ने इस लड़ाई की कमान संभाली। हाँ, ये बात सच है कि विद्रोह बहुत बड़ा था, लेकिन अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब हो गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस विद्रोह की हार के बाद भी इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है, एक बहुत बड़ी लेगेसी है। अब सवाल उठता है कि ये विद्रोह आखिर विफल क्यों हुआ? देखिए, इसके कई कारण थे। नेताओं के बीच में कोई तालमेल नहीं था, प्लानिंग की कमी थी, हमारे हथियार पुराने थे, और सबसे दुख की बात, कुछ भारतीय राजाओं ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी और उनके पास कम्युनिकेशन के बेहतर साधन थे। इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा और सीधा नतीजा निकला, वो ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1858 में भारत पर शासन की बागडोर सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गई, और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। भले ही हम ये लड़ाई हार गए, लेकिन ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली एकजुट लड़ाई थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत के लोग अपने धर्म और अपनी रियासत की दीवारों को तोड़कर एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। और सच कहूं तो यही इसकी असली विरासत है। इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में एक नई राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनल कॉन्शियसनेस जगाई। इसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया, और कह सकते हैं कि यहीं से आज़ादी की लड़ाई की असली नींव रखी गई। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या कोई हार कभी किसी जीत से ज्यादा जरूरी हो सकती है? 1857 का विद्रोह शायद हमें यही सिखाता है कि हाँ, हो सकती है।